जी एक आईपीओ की बात कर रहे थे। आज एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर आईपीओ खुलने जा रहा है। एंथम बायोसाइंसेस का आईपीओ आज खुलेगा। बेंगलुरु की कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के कामकाज में है। कंपनी की आईपीओ से करीब करीब 3,400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के सीएमडी एंड सीईओ अजय भारद्वाज और सीएफओ गाविर बेग मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है शो में। और अजय जी, आपसे शुरुआत करूँगा। पहली बात, ये पूरा का पूरा ओएफएस है, तो जो नया इन्वेस्टर है वो सबसे पहला सवाल यही पूछेगा कि आपके इशू में वो पैसा क्यों लगाए और क्या यहाँ से वो पैसा बना पाएगा। आपकी क्या ग्रोथ पोटेंशियल है और क्यों कोई आपके आईपीओ में पैसा लगाए। देखिए, हमारी जो कंपनी है ये कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये नया आज के नए ज़माने का न्यू एज बिज़नेस और इसको नॉलेज बिज़नेस कह सकते हैं। तो हमारा जो बिज़नेस है वो ये है कि हम अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कंपनीज जो हैं उनको नई ड्रग्स का आविष्कार करने में हम उनके सहायक हैं। मतलब हम उनकी मदद करते हैं कि जब वो ये आप अगर भारत का जितना भी फार्मास्यूटिकल बिजनेस है वो जेनेरिक्स बिजनेस है जनरली, पर हमारा जो काम है वो जेनेरिक्स से हटकर नई ड्रग्स के डिस्कवरी में है। तो ये एक नया उभरता हुआ फील्ड मैं कहूँगा। और इसमें अभी तो मतलब मैं तो ये इसकी तो शुरुआत हुई है अभी, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। इसका ये बिज़नेस कई हद तक फैल सकता है आगे चलकर। तो इसीलिए भविष्य के लिए तो हम सोचते हैं कि मतलब भविष्य तो सुनहरा ही लगता है हमारी कंपनी को, क्योंकि हमारी ग्रोथ अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली भी बहुत बढ़िया रही है। तो अगर हम आपने जो ओएफएस की बात की, देखिए मैं तो एक भी शेयर नहीं बेच रहा हूँ और मैं प्रिंसिपल शेयर होल्डर हूँ। तो हमें कंपनी के भविष्य पे पूरा भरोसा है। और ये हमारे पास हमसे आज से 4 साल पहले एक प्राइवेट इक्विटी ट्रू नॉर्थ जुड़े थे, उनको हमको लिक्विडिटी इवेंट देना ही है। तो ये एक उनको एग्ज़िट देने का जो ज़रिया है ये, पर ऐसा हमको तो अपनी कंपनी के भविष्य पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये एक अलग फील्ड है, नई फील्ड है जहाँ अच्छे मोमेंटम बन रहे हैं। कावेर जी, ऑब्वियसली इस फील्ड में आपके मार्जिन्स काफ़ी हाई हैं। पहले तो आपने रेवेन्यू ग्रो किया 30% पिछले साल, और जिसमें से 90% ऑब्वियसली ये कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इससे आया। और आपका जो एबिडा मार्जिन था वो था 37%, जो जितने भी लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है इस समय पर। तो दो चीज़ें, एक तो ये सेल्स का जो रेवेन्यू का ग्रोथ है 30%, ये आप फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे, और ये 37% का जो एबिडा मार्जिन है ये सस्टेनेबल है क्या? अनुज जी, पिछले 5 साल का अगर हम आंकड़ा देखें, हिस्टोरिकली जो कंपनी ने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है वो 24% से ऊपर है, अबाउट 24.5% है। तो हम जो है एज एन इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर, जो कि बाकी काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं ऑन रिसर्च, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में। तो हम उनका राइट फ्रॉम डे वन जो पहला रिसर्च पे मॉलिक्यूल आता है उस पे काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, और फिर आगे जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल बढ़ते जाता है फ्रॉम रिसर्च से लैब स्केल लेवल डेवलपमेंट एंड फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 सप्लाईज, और इवेंचुअली जब कमर्शियल भी बन जाता है ड्रग और अप्रूवल मिलता है फ्रॉम यूएस एफडीए, हम उनका कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। इस तरीके से हम जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जो इनोवेटर्स है उनके साथ जुड़े हुए हैं, और हमारा जो जुड़ना है एक 8 से 10 साल का साइकिल है। जो आप जो अभी ग्रोथ देख रहे हैं हमारा पिछले 5 साल में जो हमने रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है 24% का, और जो हम मार्जिन्स दिखा रहे हैं अभी पिछले 2 साल से 36-37% का, ये ऑल ऑफ दिस इज़ फ्रूट्स ऑफ जो हमने पिछले 8-10 साल से काम किया हुआ है। बिकॉज हमारे काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स अभी कमर्शियल हुए हैं जो कि अभी 54% करते हैं। सो जो हमने काम किया है पिछले 5-6 साल में, क्या हम रेप्लिकेट कर सकते हैं आगे चल के? बिल्कुल कर सकते हैं, और उसी को रेप्लिकेट करने के लिए हम एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। हम 2 फैसिलिटीज़ ऑलरेडी हमारी यूएसएफडी अप्रूव्ड है, तीसरी फैसिलिटी 2024 से हमने कमीशन की हुई है, 2025 में भी पार्ट कमीशन हो चुका है वो, और चौथी फैसिलिटी पे काम शुरू कर रहे हैं हम। बिल्कुल।
इसलिए किया जा रहा है ताकि जो मॉलिक्यूल्स हम अभी फ़िलहाल डेवलपमेंट में हैं उसको हम आगे चल के जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स मूव करेगा फ्रॉम फेज़ 1 टू फेज़ 2 या फेज़ 2 से फेज़ 3 या फेज़ 3 से कमर्शियल, हम अपने सारे क्लाइंट्स को वो सप्लाई कर पाएँ। तो मैं तो सुन रहा हूँ कि एक इवन 5th यूनिट भी प्लान है आपकी, मतलब 3rd की तो खैर हो ही रहा है, 4th की आपने लैंड ऑलरेडी एक्वायर कर लिया, 5th के लिए भी 20 एकड़ लैंड की बात हो रही है। तो हमारे जो बिज़नेस है इसमें जिसको बोलते हैं फोरसाइट प्लानिंग बहुत आवश्यक है। हाँ। क्योंकि देखिए, एक तो मेनली अगर आप हमारे 2000 प्लस जो एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से 1500 इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं। तो ये हैं लोग जिनके पास PhDs हैं, जो बाहर से पढ़ के या कहीं से एंड सच पीपल, जो अगर आप उनको आप हायर करते हैं तो वो शहरों में ही रहना पसंद करेंगे। तो और शहरों में अगर आजकल इंडिया में आप जानते हैं लैंड प्राइसेस क्या हैं, अगर हम बहुत एडवांस में प्लानिंग ना करें तो आगे चलकर हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट का एक बड़ा अंक बन सकता है, बड़ा अंग बन सकती है सिर्फ लैंड एक्विजिशन। तो हमने ऑलरेडी इसकी प्लानिंग करी हुई है कि आगे चल के जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास लैंड होना चाहिए। बिल्कुल, आगे चल के लैंड होना चाहिए। चाइना कितना बड़ा फैक्टर है आपके लिए? क्योंकि दो तरफ से, एक तो चाइना एज अ कंपटीशन और एक क्योंकि जो सप्लाई चेन है उसमें काफ़ी डिपेंडेंस चाइना पर रहती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने क्वेश्चन पूछा है। इसका चाइना अगर देखा जाए तो जितना भी जिसको हम बोलते हैं आउटसोर्स रिसर्च है, चाइना को उसका सबसे बड़ा हिस्सा चाइना को जाता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा कंपटीशन एक्चुअली चाइनीज़ कंपनीज हैं, इंडियन पीयर्स नहीं है। इंडियन पीयर्स नहीं है। उनके लिए भी हम इतना बड़ा कंपटीशन है जितना चाइनीज़ हैं। तो उस और पर एक जिस तरह आजकल संसार में जो माहौल बन रहा है, तो इस तरह लगता है कि लोग अब चाइना से बाहर सप्लाई चेन में बाहर देखना चाहते हैं। लोगों को एंग्जाइटी है कि आगे चल के वहाँ पे क्या होगा, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हमको काफ़ी नए रिक्वेस्ट आ रहे हैं। कस्टमर्स जो चाइना में हैं वो देख रहे हैं कि अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए वो हमसे रिक्वेस्ट मांगते हैं। तो ये एक बन रहा है बड़ा अच्छा, इसका वातावरण बड़ा अच्छा बन रहा है। दूसरी बात है कि ये भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादातर इंडियन फार्मा जेनेरिक्स है जो वो अभी भी चाइना पे बहुत डिपेंडेंट है। पर एंथम का अगर आप देखेंगे डेटा तो ओनली 20% एंड लेस हमारी चाइना पे डिपेंडेंट है। वेयर एज फार्मा 60 से 70% चाइना से इंपोर्ट करते हैं इनपुट्स, एंथम 20% से कम इंपोर्ट करता है। तो हमने काफ़ी मेहनत से 10-12 साल पहले से ये काम शुरू कर दिया था कि हमारी सप्लाई चेन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो ये उसका हमें आज डी-रिस्क कर लिया आपने आपका, बहुत हद तक डी-रिस्क है। बिल्कुल। अच्छा गाविर जी, आपके पास कैश है 625 करोड़ का नेट कैश कंपनी है। आप कोई एक्विजिशन प्लान है या फिर ये जो आपने कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान करे हुए हैं उसी में मोस्टली यूज़ होगा, और आगे भी आप आई एम अज्यूमिंग कैश जनरेट ही करेंगे, फ्री कैश फ्लो कंपनी है आप तो? जी बिल्कुल। तो कंपनी काफ़ी कैश जनरेटिंग है। तो और हम लोग सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल में है कि हम कैश जनरेट करेंगे और इंटरनल एक्रूवल्स और जनरेशन से एक्सपेंशन करेंगे। तो फिलहाल जो हमने कैश ऑन द बुक से 625 करोड़ प्लस आगे जाके भी जो जनरेशन होगा उसको हमने ईयर मार्क करके रखा हुआ है फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ। तो हमारे यूनिट 4 फैसिलिटी जो नई फैसिलिटी है वो बड़ी फैसिलिटी है, उस पर हम लगाएंगे। एंड जैसे आपने बोला कि यूनिट 5 के लिए भी हमने लैंड रखा हुआ है, तो उसमें भी अभी तो फ़िलहाल प्लान नहीं है क्योंकि यूनिट 4 का एक्सपेंशन प्लान है, बट उस पर भी हम अपना इनिशियल कैश खुद ही लगाएंगे। एक्विजिशन के मामले में अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली हमने काफ़ी सारे एक्विजिशंस देखी हैं, बट अभी तक हमें कोई पसंद नहीं आई है जिसको हम एक्वायर करके इंटीग्रेट करें। सो हम देखेंगे, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग एक्विजिशन के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन जो एसेट हमारे बिज़नेस मॉडल के लिए सही हो और जिससे हमें बिज़नेस में मुनाफा हो, हम उसी एक्विजिशन पे पैसा खर्च करने का पसंद करेंगे रादर देन डूइंग एनीथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग एसेट। कावेर जी, अजय जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको इस IPO के लिए। बड़ा IPO है और उम्मीद यही रहेगी कि जो इस IPO में पैसा लगाएं वो आगे जाकर पैसा बना पाएंगे।